Welcome to The Emperor Jones by Eugene O'Neill, Introduction Part 2। नाटक द एम्परर जोन्स, जिसके नाटककार यूजीन ओनील हैं, के परिचय के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। In the earlier part, we have seen a few points like the meaning of Afro-American and how the play has been written on the basis of the story of the life of Brutus Jones or the experiences of Brutus Jones। पिछले वीडियो में हमने कुछ बिंदु देखे थे, जैसे एफ्रो अमेरिकन का अर्थ क्या है और कहानी का स्रोत क्या है। ब्रूटस जोन्स के जीवन की कहानी या अनुभव के आधार पर ये नाटक लिखा गया है। एंड हाउ द प्रोटेगोनिस्ट he kills another black friend with whom he was playing a dice game in the process of the game। एक और मुख्य बात वहां पर हमने देखी है कि हमारे प्रोटेगोनिस्ट या हीरो ने, मुख्य पात्र ने डाइस गेम खेलते समय अपने एक साथी का मर्डर कर दिया था, हत्या कर दी थी, और उसके कारण उसको इम्प्रिजनमेंट हुआ था। He was imprisoned for this murder. Then we saw that he ran away from imprisonment and he hid himself in the Caribbean island। फिर हमने ये देखा कि ब्रूटस जोन्स की कहानी पर आधारित इस नाटक का मुख्य पात्र प्रोटेगोनिस्ट अपने साथी को मारने के बाद जेल में जाता है और जेल से बचकर ये भाग निकलता है, छुपकर भाग निकलता है और कैरिबियन आइलैंड की तरफ चला जाता है। द कैरिबियन आइलैंड इज सराउंडेड बाय ऑल द अदर शोर्स ऑफ अमेरिका और ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अमेरिका। ये कैरिबियन आइलैंड की एक विशेषता ये है कि ये अमेरिका के कई अन्य भागों के साथ बहुत सुविधाजनक तरीके से जुड़ा हुआ है। And he establishes himself as the emperor at that place। वहां जाकर ये अपने आप को एम्परर या सम्राट के रूप में स्थापित कर लेता है। Now we will see part 2 of the introduction, which is in continuation of part 1। अब हम परिचय का भाग 2 देखेंगे, जो कि पिछले भाग के कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है। The play recounts the story of Jones in flashbacks and recollections as Brutus makes his way through the jungle। Now the play has been written in flashbacks and recollections। The framing of the storyline is such, the structure of the storyline is such। यहाँ पर जो प्रारूप या ढांचा चुना गया है वो प्रारूप इस तरह का है कि ब्रूटस को फ्लैशबैक्स में या रिकलेक्शंस में बातें याद आती रहती हैं और उन रिकलेक्शंस में हमें उसके बारे में जानकारी मिलती जाती है। He chooses the jungle because he wants to escape previous companions or earlier people known to him who have rebelled or agitated against him। Why the protagonist chooses the jungle to take shelter is that he escapes, that is, he does not want to come in contact with previous companions, people who are known to him earlier। So the protagonist Brutus does not want to come in touch with those people who he knew earlier। जिन लोगों को ये पहले से जानता था, ये उनके संपर्क में अब नहीं आना चाहता है, इसलिए इसने जंगल को चुना है।
क्यों ये उनके संपर्क में नहीं आना चाहता? Who have rebelled or agitated against him, because there were people who had rebelled or agitated against him. ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था या इसके खिलाफ कोई कार्यवाही की थी, विद्रोह किया था। ऐसे लोगों के ये संपर्क में नहीं आना चाहता है। He wants to remain unnoticed and carry on his plans as he is very intelligent. Now, because he is intelligent, practical, witty, brainy, for that reason he wants to carry on his plans silently without getting noticed at the early stage. क्योंकि ये कुशाग्र बुद्धि है, कल्पनाशील है, व्यवहारिक ज्ञान भी है और इसका मस्तिष्क बहुत तेज चलता है, कुशाग्र है। तो इन मानसिक गुणों के कारण ये अपने योजना को, अपने प्लान को आगे बढ़ाना चाहता है बिना किसी के नोटिस में आए, किसी को पता ना चले और ये अपना काम चुपचाप कर पाए, इसलिए ये अलग रहना चाहता है। The original title of the play was The Silver Bullet. The play is one of O'Neill's major experimental works. In the introduction, we are discussing certain points which we need to know about the play. यहाँ परिचय में हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं जो इस प्ले के बारे में हमें जानने चाहिए। इसलिए जो अगला बिंदु है वो ये है कि प्ले का ओरिजिनल टाइटल कुछ और था, और ओरिजिनल टाइटल क्या था? द सिल्वर बुलेट। इस नाटक का नामकरण शुरू में द सिल्वर बुलेट किया गया था और बाद में इसको द एम्परर जोन्स में परिवर्तित किया गया। द प्ले इज वन ऑफ ओनील्स मेजर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स। This play is very important because it is an experimental work of the playwright. हमारे playwright ने, हमारे नाटक लेखक ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, इस पर प्रयोग किया है। और वो क्या है? He uses expressionism, which is a typical trait to present the world solely from the artist's subjective perspective, distorting it radically for emotional effect in order to evoke moods or ideas. What is the experiment that Eugene O'Neill has tried to do with the storyline of The Silver Bullet or The Emperor Jones? यहाँ नाटककार यूजीन ओनील ने अपने इस नाटक के साथ प्रयोग करने का प्रयास किया है, जिसका पहले नाम द सिल्वर बुलेट रखा गया, बाद में द एम्परर जोन्स में परिवर्तित किया गया। इसने क्या प्रयोग किया है? ही यूजेस एक्सप्रेशनिज्म। इसने एक्सप्रेशनिज्म का प्रयोग किया है। What is expressionism? It is typical trait to present the world solely from the artist's subjective perspective. Now, expressionism has an important element of subjectivity. Expressionism का प्रयोग जहां होता है वहां subjective या व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगतता जैसा उसका रुझान है, जो उसे सही लगे, और दुनिया से मतलब नहीं है, रीति नीति से मतलब नहीं है, सिद्धांतों से मतलब नहीं है, उसे जो सही लगे बस वही विचार देना, ये एक्सप्रेशनिज्म है। तो यहां इस प्रयोग में एक्सप्रेशनिज्म का सहारा लिया गया है। Distorting it radically for emotional effect in order to evoke moods or ideas, and the emotional effects are important. यहां पर भावनात्मक प्रभाव लाना आवश्यक है, उसके लिए डिस्टॉर्शन को यूज किया गया है, उसके लिए विकृति का प्रयोग किया गया है, अर्थात
कहानी को मोड़ना, कैरेक्टर को तोड़ मरोड़ कर देना, वो सारी की सारी लिबर्टी, वो सारा की सारा प्रयोग हमारे राइटर ने किया है. यूजीन ओनील हैज एक्सपेरिमेंटेड ब्यूटिफुली बाय डिस्टॉर्टिंग the ideas or the views or the whatever he wanted to do with the characters to maintain the emotional effect in order to evoke moods or ideas. Why this experimentation? This experimentation is in order to evoke moods or ideas. अलग अलग मानसिक तरंगों को या जो मस्तिष्क में बातें उठती हैं उनको महत्व देने के लिए हमारे राइटर ने, यूजीन ओनील ने यहां प्रयोग किया है और उसने एक्सप्रेशनिज्म का सहारा लिया है. लेकिन इसके साथ ही यूजीन ओनील ऑल्सो यूजेस रियलिज्म टू कन्वे हिज थॉट्स, बट अलॉन्ग विद एक्सप्रेशनिज्म ही हैज यूज्ड द एलिमेंट ऑफ रियलिज्म. जहां एक ओर उसने एक्सप्रेशनिज्म का उपयोग किया है रचना के लिए, वहीं दूसरी ओर इसने रियलिज्म या यथार्थवाद का भी सहारा लिया है. अब कल्पनाशीलता या आपके अंदर जितनी भी आपके मन की उड़ान हो सकती है, अपनी कल्पनाओं की उड़ान हो सकती है, उतनी उड़ान भरने के बाद भी इसने यथार्थ को भी साथ में लेकर पकड़ने की कोशिश की है. ये एक्सपेरिमेंट बहुत रिस्की भी था, लेकिन बहुत कुशलता से यूजीन ओनील ने इसको पूरा किया है. यूजीन ओनील हैज डन एक्सीलेंटली वेल एंड सक्सेसफुली इन मेंटेनिंग दीज टू थिंग्स टुगेदर, एक्सप्रेशनिज्म एंड रियलिज्म. He makes use of an unreliable narrator and multiple points of view. And another experimental element that he has used is, एक और प्रायोगिक तत्व जो इसने अपने नाटक में प्रयुक्त किया है वो है एक unreliable narrator और multiple points of views को ऐड किया है. एक ऐसा परिचायक है जो कहानी को बोल रहा है, वृत्तांत हमें दे रहा है, लेकिन उसका कोई वो मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज हमें देता है. वो इतने तरह के विचार व्यक्त करता है कि हम एक विचार से दूसरे विचार पर जाने के लिए, फ्लोट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंटेशन है, ये प्रयोग है. और प्रयोग करने में जहां रिस्क होता है वहां पर उतना ही उसमें ये भी एक फायदा होता है कि उसमें यदि सफलता मिल जाती है तो वो हिट हो जाता है. और इस नाटक के साथ यही हुआ है कि ये हिट हो गया. द ब्राइटर साइड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इज दैट ऑल्दो इट इज वेरी रिस्की to write in a new format, in a new way, if it is successful, then it is mega successful. So here we find that Eugene O'Neill was able to achieve that mega success. The play was also a commentary on the US occupation of Haiti after bloody rebellions there, an act of imperialism that was much condemned in O'Neill's radical political circles in New York. Now the play was a commentary because we are discussing points. हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हम बिंदुओं पे चर्चा कर रहे हैं, तो एक के बाद एक हमारे बिंदु बदलते चले जा रहे हैं और सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. द प्ले वॉज ऑल्सो अ कॉमेंट्री ऑन द यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ याती आफ्टर ब्लडी रिबेलियंस देयर, an act of imperialism that was much condemned in O'Neill's radical political circles in New York. This point is very important for the knowing the introduction of the play, and that is that it is a commentary on the occupation of Haiti after bloody rebellions. हयाती में जो खून खराबा हुआ था, उस खून खराबे के, उस रक्त रंजित विद्रोह के बाद
जो इंपीरियलिज्म हुआ था, एन एक्ट ऑफ इंपीरियलिज्म दैट वाज मच कंडेम्ड इन ओनियल्स रैडिकल पॉलिटिकल सर्कल्स इन न्यूयॉर्क। आफ्टर दैट केम इंपीरियलिज्म, खून खराबा हुआ, रक्त रंजन हुआ, उसके बाद इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद आया। ये यूजीन ओनील के रैडिकल पॉलिटिकल सर्कल्स में कंडेम हुआ था। जो उसका मूल राजनीतिक विचारधारा वाला सर्कल था, दायरा था, उसमें इसकी बहुत भर्त्सना की गई थी। Imperialism is a political system in which a rich and powerful country controls other countries or colonies which are not as rich and powerful as itself. Now, what is imperialism? Imperialism is a political system. ये एक राजनीतिक व्यवस्था होती है। इंपीरियलिज्म साम्राज्यवाद, ये एक साम्राज्यवाद एक राजनीतिक व्यवस्था होती है in which a rich and powerful country controls other countries, where a rich and powerful country, one who is more resourceful, one who knows to hold the other countries, ऐसा एक राज्य जो बाकी के सारे राज्यों से आकार, प्रकार, प्रभाव, शक्ति में बड़ा है, वो बाकी के सारे आसपास के राज्यों को कंट्रोल करता है। और कंट्रीज और कॉलोनीज विच आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ, बिकॉज द अदर कंट्रीज दे आर नॉट एज रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ, क्योंकि बाकी के जो राज्य हैं या अड़ोस पड़ोस वाले क्षेत्र हैं वो उसके समान न तो धन संपन्न है, समृद्ध है, उसके समान समृद्ध नहीं है, उसके समान पावरफुल, प्रभावशाली, शक्तिशाली नहीं है। इसलिए ये उन पर हावी होकर के उन पर अपना राज चलाते हैं। The Emperor Jones draws on O'Neill's own hallucinatory experience riding through the jungle while digging, mining, searching and prospecting for gold in Honduras in 1909. Another important point for introduction is the Emperor Jones draws on O'Neill's own hallucinatory experience. Here, there is a subjective point to be noted. यहाँ एक ऐसा बिंदु है जो यूजीन ओनील के साथ व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ है, जो इंट्रोडक्शन को पढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि यूजीन ओनील के अपने अनुभव में हैल्यूसिनेटरी एक्सपीरियंस था। मन को भ्रमित करने वाला या मन को भटकाने वाला एक अनुभव उसका था। वो अनुभव कब था? While riding through the jungle, digging, mining, searching and prospecting for gold in Honduras in 1909. In 1909, when he himself was the writer, the dramatist himself was digging, mining, searching and prospecting for gold in Honduras. 1919 में जब हॉन्ड्यूरास में वो स्वयं सोने की तलाश में खाने खोद रहा था या जगह जगह भटक रहा था या ढूंढ रहा था, भटकाव की स्थिति में था, वो सारा की सारा यहाँ पर इसने इस नाटक में दिखाया है। The Emperor Jones was O'Neill's first big box office hit. Now, in the introduction, we also need to know that it was O'Neill's first big box office hit. For the audience, for the onlookers, this was a big hit. This is very important because we have seen he is taking risk. And when he is taking risk, he is experimenting, so he is taking risk. He is taking two parallel things, expressionism and realism together, parallel. Although it is difficult to carry them in a parallel manner, he does so. हमने देखा है कि हमारा लेखक, हमारा नाटककार यूजीन ओनील एक बहुत बड़ा प्रयोग करता है, वो एक्सप्रेशनिज्म को और रियलिज्म को, कल्पनाशीलता को या प्रभावशीलता को जो कि बहुत डाइल्यूट है, उसको लेकर के रियलिज्म यथार्थ के साथ जोड़ करके चलता है। इन दोनों को साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसने ये रिस्क ली, इसलिए उसने, और रिस्क लेने का मतलब है कि आप या तो पटक नहीं खाएंगे,
आइदर यू विल फेल मिजरेबली और इट विल बी अ मेगा सक्सेस, या ये बहुत ज्यादा सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। यहां यूजीन ओनील के लिए ये बिग बॉक्स ऑफिस हिट हुआ। यूजीन ओनील के लिए ये एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस हिट बन गया, मेगा सक्सेस लेकर के आया। इट एस्टैब्लिश्ड हिम एज अ सक्सेसफुल playwright after he won the Pulitzer Prize for drama for his first play Beyond the Horizon, written in 1920. Now this was a big box office hit after he had already won the Pulitzer Prize for drama for his first play. यूजीन ओनील को ड्रामा के लिए, ड्रामा राइटिंग के लिए, नाटक लेखन के लिए प्यूलिट्जर प्राइज मिला था, जो इसने अपना पहला नाटक लिखा था उसके लिए मिला था। और उस पहले नाटक का नाम था बियॉन्ड द होराइजन, रिटन इन 1920। बियॉन्ड द होराइजन नाम का ये नाटक, इसकी रचना इसने 1920 में की थी। To sum up, The Emperor Jones is a play about a black porter who attains power in the West Indies by exploiting the superstitions and ignorance of an island's residents. Now, we are here discussing only the introduction. We are discussing only the important points that we need to know. यहाँ पर हमने केवल परिचय की चर्चा की है, केवल बिंदुओं की चर्चा की है जो हमें जानना चाहिए, जिनके कारण ये इस नाटक की रचना हुई है और जो इस नाटक में ऐसे समाविष्ट हैं कि इसके बनावट को प्रभावित करते हैं। तो इन पॉइंट्स को जानने के बाद अब हम इसकी समीक्षा को यहां पर संगठित रूप से डिस्कस करते हैं। द एम्परर जोन्स इज अ प्ले अबाउट अ ब्लैक पोर्टर। इसलिए हम निष्कर्ष में ये देखते हैं कि एम्परर जोन्स एक ब्लैक पोर्टर की कहानी है, हु अटेन्स पावर इन द वेस्ट इंडीज, जो कि वेस्ट इंडीज कैरिबियन आइलैंड्स के पास जाता है और पावर गेन कर लेता है, शक्ति ग्रहण कर लेता है। कैसे ग्रहण करता है? बाय एक्सप्लॉइटिंग द सुपरस्टिशियस एंड इग्नोरेंस ऑफ एन आइलैंड रेजिडेंट्स। एक आइलैंड के रेजिडेंट्स से ही टेक्स the advantage of the superstitions and ignorance of the people of that island. That is very important because he is a brainy person. He is very intelligent and he knows how to make use of the things. He is very practical, very imaginative. So here all these traits of his have been very well exploited, very well used. हमने देखा है कि प्रोटेगोनिस्ट के अंदर ऐसे गुण हैं, कुशाग्र बुद्धि है, कल्पनाशील है, विवेकशील है। तो इसने उस आइलैंड पर देखा, उस द्वीप पर देखा कि लोग सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वासी हैं, इग्नोरेंट हैं, अनभिज्ञता में जी रहे हैं। और क्योंकि लोकल लोग अंधविश्वासी और अनभिज्ञ हैं, ज्ञान विहीन हैं, इसने उनका पूरा फायदा उठाया। It was included in Burns Mantle's The Best Plays of 1920 and 21. Another important part of the introduction which we need to know is that the play was included in Burns Mantle's The Best Plays of 1920 and 21. यहां परिचय में एक और बिंदु जो हमें जान लेना चाहिए वो ये है कि ये बर्न्स मैंटल के बेस्ट प्लेज ऑफ 1920 एंड 21 में शामिल किया गया था। तो जितना रिस्क लिया गया, जितना एक्सपेरिमेंटेशन किया गया, उतना ही हमारे नाटककार को इससे फायदा हुआ। So here we see that the experimentation was successfully executed by the playwright and it brought him a mega success by making it a big box office hit. This is the introduction of the play The Emperor Jones by Eugene O'Neill. ये यूजीन ओनील के नाटक द एम्परर जोन्स का परिचय है। थैंक यू, धन्यवाद।